Hello students, welcome you to all in my channel Simple Science Solution. Today we discuss about a NEET level topic cell. ठीक है, आज जो हमें लेक्चर में पढ़ना है वो है सेल के बारे में। इस लेक्चर में हम सेल के रिलेटेड सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो लेक्चर है वो आप ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो उसकी नोट्स भी लिखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले जो टॉपिक है वो है सेल। सेल की डेफिनेशन। अब मान लो एक पूरी दीवार है, दीवार का हमने एक हिस्सा लिया। चलो, दीवार का मुझे एक छोटा सा यूनिट लेना है, तो वो क्या होगा? वो होगी एक ब्रिक्स। ठीक है, एक ब्रिक होगी। उसी तरह से अगर पूरा कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका एक छोटा सा यूनिट क्या होगा? सेल होगा। ठीक है, अब छोटा सा यूनिट है, स्ट्रक्चर का एक छोटा सा यूनिट है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन हो रहा है वो भी किसके रिलेटेड होगा? किसके साथ रिलेटेड होगा? सेल के साथ रिलेटेड होगा। सीधी बात है, इसीलिए उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। ये हो गया सेल की डेफिनेशन। क्या होगी सेल की डेफिनेशन? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जो सेल है वो दो तरह के ऑर्गेनिज्म में यूज होते हैं। अब ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? विच इज कंपोज्ड ऑफ वन सेल, जिसकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी हुई होती है, जिसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एज वेल एज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? मल्टीसेल्युलर, मल्टी यानी बहुत ज्यादा, सेल्युलर मतलब बहुत सारे सेल से बना हुआ होगा। तो ये कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल, उसको बोलते हैं मल्टीसेल्युलर। अब बारी आती है सेल की डिस्कवरी की। भाई, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? अब सेल जो है वो दो तरह के होते हैं, लिविंग सेल भी होते हैं, डेड सेल भी होते हैं। तो सबसे पहले लिविंग सेल की बात करें। ठीक है बच्चों, ये याद रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में कभी कभी ट्रिक करके क्वेश्चन, या फिर जल्दी जल्दी में हम ठीक से क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते क्या पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछा है कि सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो आंसर होगा एंटोनी वैन लीवेनहुक। ये याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले लिविंग सेल, सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एंटोनी वैन लीवेनहुक ने। ठीक है, वो लिविंग सेल की सबसे पहले डिस्कवरी की थी। पर उसी जगह अगर डेड सेल के बारे में पूछे तो एंटोनी वैन लीवेनहुक नहीं आएगा बच्चों, ये याद रखना। यहां पर आएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवरी की थी डेड सेल की, और सबसे पहला लिविंग सेल के बारे में अगर आपको पूछे तो आंसर होगा एंटोनी वैन लीवेनहुक। ये हो गया सेल के बारे में। अब सेल के अंदर बात करें तो सेल के अंदर क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता? तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। ये याद रखना है। रॉबर्ट हुक तो डेड सेल, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी। ठीक है, एंटोनी वैन लीवेनहुक ने किया था लिविंग सेल की डिस्कवरी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी, एंड रॉबर्ट हुक ने की थी डेड सेल की डिस्कवरी। ये याद रखना जरूरी है। अब बारी आती है सेल थ्योरी। भाई, सेल थ्योरी क्या है? कि ये जो पूरा सेल है उसके बारे में बहुत सारी लोगों ने थियरी दी थी। उसमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो है स्लीडन एंड स्वान की थियरी। इट इज फॉर्मुलेटेड बाय स्लीडन एंड स्वान। अब ये स्लीडन एंड स्वान क्या है? ठीक है, स्लीडन जो था वो था बॉटनिस्ट, और जो स्वान था वो था जूलॉजिस्ट। दोनों ने मिलकर एक थियोरी दी थी जो थी सेल थियोरी। अब उसको मॉडिफाई किया था एंड रॉबर्ट रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, ये याद रखना है। मॉडिफाई किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो। बट दी किसने थी? स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन था बॉटनिस्ट, स्वान था जूलॉजिस्ट। उसने क्या दिया था भाई? रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला था? ही फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसने क्या बोला था कि जो भी सेल है वो डिवाइड होगा। चलो, डिवाइड हो रहा है। अब जो डिवाइड होकर जो नया सेल बनेगा वो कहां से बनेगा? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जो पहले सेल था वो डिवाइड हुआ, उसमें से नया सेल बनेगा। तो ये सबसे पहले एक्सप्लेन किया था रुडोल्फ विर्चो ने, जो बाद में ऐड हुआ था सेल थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो सेल थ्योरी में मेनली कौन कौन से सेंटेंसेस थे, अब हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ओके, तो अब जो सेल थ्योरी है उसमें मेनली दो सेंटेंस है। पहला जो सेंटेंस है वो क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना हुआ होगा? सेल से बना हुआ होगा, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, कि जो भी कोई सेल है वो किससे बना हुआ होगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब पहले जो एक सेल था वो डिवाइड हुआ, नए दो सेल बने। ठीक है, तो ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब जो सेल है मेनली दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर देयर आर मेनली टू टाइप, यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टीसेल्युलर। बट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट देयर आर आल्सो टू टाइप,
प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंस क्या है? मोस्टली यूकैरियोटिक सेल आप सबको पता ही है कि जो वेल डेवलप होता है, जिसमें सभी ऑर्गेनल्स होती है, वो है यूकैरियोटिक सेल। बट प्रोकैरियोटिक सेल में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या? नॉट वेल डेवलप्ड, ये याद रखना है बच्चों। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, याद रखना है। प्रिमिटिव मतलब जो भी डेवलप हुआ नहीं है। नॉट वेल डेवलप्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। अब सीधी बात है, कोई भी जेनेटिक मटेरियल कहां पर होगा? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। बट अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही घूमता होगा कहीं पर भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं। these cell are represented by membrane of kingdom Monera। जो मोनेरा है, ठीक है, जो मोनेरा किंगडम है, उसमें मोस्टली जो सेल, सभी सेल है, वो कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल होंगे। तो ये मोनेरा जो किंगडम है, उसके सभी जो सेल है, सभी ऑर्गेनिज्म है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, बीजीए यानी ब्लू ग्रीन algae, जिसको सियानोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, ये बच्चों बहुत सी बार एग्जाम में आ चुका है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉल, जो साइज में छोटे होते हैं। किसकी कंपैरिजन में? यूकैरियोटिक की कंपैरिजन में। मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। अब जो यूकैरियोटिक सेल जो डिवाइड हो रहा है, उसकी कंपैरिजन में प्रोकैरियोटिक सेल ज्यादा डिवाइड होंगे। इसीलिए अगर आप अर्थ की बात करें तो अर्थ पे यूकैरियोटिक की कंपैरिजन में प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो ज्यादा डिवाइड इजीली कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो स्मॉल साइज में होते हैं, दूसरी उसके पास रैपिडली डिवाइड होने की एबिलिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, ई कोलाई डिवाइड वंस इन एवरी 20 मिनट्स। जो ई कोलाई है वो एक बार में 20 मिनट में फिर से डिवाइड हो जाता है। मान लो एक डिवाइड हुआ, 20 मिनट के बाद फिर से डिवाइड, 20 मिनट के बाद फिर से डिवाइड, मतलब उसकी डिवीजन एबिलिटी 20 मिनट में बढ़ जाती है। जेनेटिक मटेरियल नेक्ड। अब जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है। फिर दो तरह के जीनोटिक मटेरियल होते हैं। पहला जीनोमिक डीएनए जो नॉर्मली होगा, प्लस प्लाज्मिड डीएनए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक बैक्टीरिया आपको दिखाया गया है जिसमें दो तरह के डीएनए, जो राउंड स्फेरिकल जो शेप है, सर्कुलर जो शेप है, वो है प्लाज्मिड डीएनए, एंड जो दूसरा है वो है जीनोमिक डीएनए, नॉर्मल डीएनए। बट ये जो है ये प्लाज्मिड डीएनए मेनली कहाँ पर यूज होता है? मान लो एक जीन है, एक जीन को एक जगह से दूसरी जगह पर किसी और ऑर्गेनिज्म में लेकर जाना है, तो वो लेने जाने का काम जो है वो प्लाज्मिड डीएनए के थ्रू आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो ट्रांसमिशन के टाइम पर भी, कोई भी जीन को ट्रांसफर करने के टाइम भी प्लाज्मिड डीएनए बहुत बार यूज होता है, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गए। अब हमें पढ़ना है सेल एनवेलप के बारे में, ठीक है। ओके, देख लेते हैं, चलो। ओके, तो प्रोकैरियोटिक की सेल एनवेलप पढ़ने से पहले कुछ सेल जो है उसकी डिफरेंट डिफरेंट साइज है, उसकी डिफरेंट लेंथ है, डायमीटर में डिफरेंस है, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल सेल की साइज क्या होती है? नॉर्मल जो सेल है वो है 20 to 30 माइक्रोमीटर, ये याद रखना है, ठीक है। जो नॉर्मल सेल है उसकी साइज क्या होगी? 20 to 30 माइक्रोमीटर। अब जो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, जो माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, और उसकी साइज होगी 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है। नॉर्मली होती है 20 to 30 माइक्रोमीटर, बट जो माइकोप्लाज्मा है उसकी कितनी होगी? 0.3 माइक्रोमीटर। जो बैक्टीरिया है उसकी होगी 3 to 5 माइक्रोमीटर, मतलब नॉर्मल सेल के हिसाब से बहुत कम होती है। ऑस्ट्रिच एग जो लार्जेस्ट सेल है, ये याद रखना है, लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा? ऑस्ट्रिच एग। जो ह्यूमन ब्लड के अंदर जो इरिथ्रोसाइट्स है उसका लेंथ होगी 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, सॉरी डायमीटर में होगा ये। ह्यूमन ब्लड जो है उसके अंदर 7 माइक्रोमीटर जो है वो डायमीटर में उसकी 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होगा। जो नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट सेल है, ये याद रखना है, लार्जेस्ट सेल तो ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल तो नर्व सेल जो ह्यूमंस के अंदर होता है, ठीक है। अब जो हमें पढ़ना है कि प्रोकैरियोटिक में सेल जो एनवेलप है वो किस तरह का होता है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं सेल एनवेलप के बारे में। ओके, तो जो प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोट सेल है उसका जो कवरिंग लेयर है, बाहर का जो कवरिंग लेयर होता है उसको सेल एनवेलप के नाम से जाना जाता है। अब जो सेल एनवेलप है वो 3 चीजों से बना हुआ होता है। जो पहली चीज है वो है ग्लाइकोकैलिक्स,
दूसरा होता है सेल वॉल एंड द थर्ड वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर का जो लेयर होता है वो है ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स क्या है ये समझो। ग्लाइको विच इज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मतलब जो कैलिक्स यानी सबसे बाहर का लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स यानी कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ सबसे बाहर का जो लेयर है उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अब जो आउटर मोस्ट लेयर है इन इट कैन बी, अब वो बाहर का जो लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स वो दो सिचुएशन में हो सकता है, दो टाइप में हो सकता है। पहला या तो वो लूज हो सकता है, दूसरा वो टफ हो सकता है। लूज मानो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है, सबसे बाहर का जो पिंक कलर में आपको लेयर दिख रहा है वो वेवी शेप एकदम स्लाइमी शेप में है ना, तो उसको स्लाइम लेयर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी अरेंजमेंट लूज हुई है। अब यहाँ दूसरी बाजू देखो, ठीक है, दूसरी तरफ देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो टफ है, टफ यानी कि क्या एकदम टाइटली अरेंज हुआ है तो उसको बोलते हैं कैप्सूल। अगर लूज अरेंज हुआ है तो उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, टाइट अरेंज हुआ है तो उसको बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। दूसरा लेयर है सेल वॉल। सेल वॉल इट डिटरमाइन शेप ऑफ सेल, जो सेल है उसको एक प्रॉपर शेप देने का काम जो कर रहा है वो कौन करेगा? सेल वॉल। फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, इट सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब सभी चीजों को अंदर बाहर जाने देगा नहीं, कुछ सिलेक्टेड चीज है उसी को अंदर या फिर बाहर जाने देगा। इन सियानोबैक्टीरिया एंड इन बैक्टीरिया वो दो तरह की होगी। सियानोबैक्टीरिया में भी कुछ डिफरेंट होगा, बैक्टीरिया में भी कुछ डिफरेंट होगा। सियानोबैक्टीरिया जो है उसमें क्या होगा? उसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सियानोबैक्टीरिया के अंदर क्रोमेटोफोर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रही है, देखो जो सबसे अंदर का जो लेयर है वो वेवी शेप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में तो है ही, बट साथ ही में उसमें कुछ डॉट जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसको बोलते हैं पिगमेंट। अब पिगमेंट है मतलब वो क्या काम करेंगे? किसी को कलर देने का काम करेंगे। अब कलर देंगे तो उसका मेन फंक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्रोमेटोफोर क्यों बोला उसको? क्योंकि उसकी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसमें पिगमेंट प्रेजेंट है, इसीलिए कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अंदर का जो लेयर है इसको सियानोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पिगमेंट है और वो पिगमेंट क्या काम करेगी? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में उसको बोलते हैं मीजोजोम्स, ठीक है। अब जो मीजोजोम्स है वो तीन फॉर्म में हो सकते हैं, या तो वो वेसिकल फॉर्म में, यहाँ पर डायग्राम में देखो वेसिकल शेप में हो सकते हैं, या तो वो ट्यूब शेप में हो सकते हैं, देखो यहाँ पर, या फिर वो लेमेले मतलब एक ट्री लाइक, या फिर जिगजैग लाइक, या फिर मान लो आप कोई भी ऐसे दोनों साइड से अगर ट्यूब निकल रही हो ऐसे शेप लेमेले शेप में भी हो सकते हैं। मीसोजोम के अंदर तीन शेप में फॉर्म हो सकते हैं, वेसिकल, ट्यूब्यूल एंड लेमेल, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन हो गया सेल वॉल। सेल डिवीजन में भी ये यूज हो सकता है, डीएनए रेप्लिकेशन में यूज हो सकता है, रेस्पिरेशन में एज वेल एज सिक्रीशन में, ठीक है। अब बारी आती है कि भाई जो प्रोकैरियोट है, ठीक है, अगर जो प्रोकैरियोट है वो नॉन मोटाइल भी हो सकता है एज वेल एज मोटाइल भी हो सकता है। नॉन मोटाइल मतलब क्या? वो मूवमेंट कर सकता नहीं है। मोटाइल मतलब वो मूवमेंट कर सकता है। अगर मूवमेंट कर रहा है तो उसके पास मूवमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए और वो क्या होगी? फ्लैजेला। अगर मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होगी। फ्लैजेला जो है उसके मेनली तीन हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है फिलामेंट, यहाँ पर आपको फ्लैजेला दिखाई दे रही है, ठीक है, फ्लैजेला है ये पूरी। तो सबसे आगे का जो हिस्सा जो लॉन्ग फिलामेंट है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं फिलामेंट। जो बीच वाला हिस्सा है जिसके साथ कनेक्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बीच वाला हिस्सा उसको बोलते हैं हुक। एंड जो लास्ट वाला हिस्सा है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेसल बॉडी। बेसल बॉडी जो है वो कोई भी सेल के अंदर की तरफ होगी। मान लो ये सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर की तरफ ये क्या है? बेसल बॉडी। आपने अगर हेयर, एक बाल देखा होगा, ठीक है, बाल जो आगे से एकदम लंबा होता है बट नीचे से थोड़ा मोटा होता है ना, फुल स्वेलन हो चुका होता है, तो स्वेलन पार्ट ये है, इसको बोलते हैं बेसल बॉडी, ठीक है। तो ये सब चीजें किसमें होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टर वाली कुछ चीजें भी होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पीली हो गई, फिम्ब्री हो गया, रिबोसोम कुछ होंगे डिफरेंट टाइप के, वो हमें इसके बाद देखना है, ठीक है। ओके, तो अब हमें देखना है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल एनवेलप के अलावा और कौन सी डिफरेंट चीजें देखने को मिलती है। तो सबसे पहला है उसमें पीली जो है वो है इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। वो इलोंगेटेड यानी कि लंबी है, ट्यूब्यूलर यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मेड फ्रॉम पिलीन प्रोटीन। बच्चों ये याद रखना है, जो पीली है नाम से ही उसके प्रोटीन का नाम है, पीली विच इज मेड फ्रॉम पिलीन प्रोटीन।
सेक्स पिली फॉर्म्ड ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन सीन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब यहाँ पर देखो दो बैक्टीरिया है, दो बैक्टीरिया के बीच में ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है वो है पिली। ये पिली सेक्स पिली जो है वो काम क्या करती है, डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक ले जाने का काम करती है, ठीक है। तो ये हो गया पिली में। अब इसी के जैसा एक और है फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या है, स्मॉलर ब्रिस्टिल लाइक फाइबर, ठीक है, जो स्मॉल है ब्रिस्टिल लाइक फाइबर है। इन सम बैक्टीरिया दे आर नॉन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो होस्ट टिश्यू। मतलब क्या करती है ये जो फिम्ब्री है, वो किसी भी होस्ट टिश्यू या फिर किसी भी रॉक के साथ चिपकने का काम करती है। वो चिपक जाएगी उसके साथ, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया को अटैच करके रखना है, ठीक है। बैक्टीरिया को अटैच करने रखने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, फिम्ब्री प्रेजेंट होगी, ठीक है। किसी भी चीज के साथ बैक्टीरिया को अटैच करके रखना है तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फिम्ब्री की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद है रिबोसोम। रिबोसोम दोनों में होता है, प्रोकैरियोट में भी होगा, यूकैरियोट में भी होगा, पर यहां पर हमें सिर्फ किसके बारे में देखना है, प्रोकैरियोटिक रिबोसोम, विच इज मेड फ्रॉम आरआरएनए एंड प्रोटीन। आरआरएनए अगर नाम को सिंप्लीफाई करो, आर मतलब रिबोसोमल आरएनए, आरएनए के टाइप होते हैं ना, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ठीक है, उसी में एक स्पेशल टाइप जो है आरआरएनए एंड प्रोटीन, ये दोनों के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन होगा, रिबोसोम का फॉर्मेशन होगा। फंक्शन क्या है उसका, प्रोटीन सिंथेसिस, ये याद रखना है। रिबोसोम का फंक्शन चाहे वो यूकैरियोट में हो चाहे वो प्रोकैरियोट में हो, दोनों में फंक्शन सेम रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस। साइज कितना होगा, 15 to 20 नैनोमीटर, बच्चों ये याद रखना है। आगे हमने जो भी साइज देखी वो माइक्रोमीटर में थी, ये है नैनोमीटर, 15 to 20 नैनोमीटर। टाइप 70s टाइप का होगा, 70s उसके सब यूनिट दो कौन से हो गए, 50s प्लस 30s। बच्चों यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना, 50 प्लस 30 80s होता है, ठीक है, बट यहाँ पे नॉर्मल मैथमेटिक्स के हिसाब से चलना नहीं है, मेनली 70s होगा और उसके दो सब टाइप है, 50s प्लस 30s, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज। कौन सी इंक्लूजन बॉडीज होती है, मेम्ब्रेन एब्सर्ड। अब जो भी इंक्लूजन बॉडी होगी उसके पास मेम्ब्रेन होती नहीं है। रिजर्व मटेरियल स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म। अब इसको जो भी मटेरियल बना है, चलो रिजर्व जो भी मटेरियल है उसको स्टोर कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होता है। एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। जो भी ग्रेन्यूल्स है डिफरेंट फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, वो किसकी एग्जांपल्स हैं, इंक्लूजन्स बॉडी की। तो ये सभी जो चीजें पढ़ी हमने वो पढ़ी प्रोकैरियोट के बारे में, ठीक है। जो भी सेल एनवेलप पढ़ा, जो भी फिम्ब्री पढ़ी, पिलाई पढ़ा, जो रिबोसोम्स पढ़ी, ये सब चीजें जो पढ़ी वो हमने पढ़ी थी प्रोकैरियोट्स की। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है यूकैरियोट के बारे में जो हाईली डेवलप्ड है, ठीक है। ओके चलो देखते हैं। ओके तो अब हमें पढ़ना है यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। बट यूकैरियोटिक सेल पढ़ने से पहले मैं फिर से प्रोकैरियोटिक सेल के स्टार्टिंग में मैंने जो बताया था वो आपको याद करना होगा। प्रोकैरियोटिक सेल जब हमने स्टार्ट किया था तब स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन होती नहीं है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन होगी, ये याद रखना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, यूकैरियोटिक सेल में होती है। दूसरा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होंगी, यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती है। तीसरा डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक जो सेल उसको रिप्रेजेंट कौन सी किंगडम करती थी, मोनेरा करती थी। याद करो बच्चों, मैंने लिखवाया था आपको, ठीक है, कि जो मोनेरा किंगडम है वो प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसको रिप्रेजेंट करती है, जबकि ये जो यूकैरियोटिक सेल है उन सबको कौन रिप्रेजेंट करता है, मोनेरा के अलावा जो भी किंगडम्स है, ठीक है। जो प्रोटिस्टा है, फंगस है, प्लांट है, एनिमल है, ये सब जो किंगडम्स है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। चलो सेल मेम्ब्रेन जो है उसके मेनली फंक्शन के बारे में पहले समझते हैं। दो तरह के मेनली फंक्शन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, एक तो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, एक्टिव मतलब कुछ ज्यादा करना है, ठीक है। मान लो मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूं तो मुझे कोई ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर मुझे अगर भागना है, दौड़ना है तो मुझे क्या करना होगा, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों। इसी तरह से जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव वर्ड जहां भी देखोगे उसका सीधा मतलब यह है कि उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी।
पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो पहला फंक्शन हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और किसके थ्रू होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट? बाय सोडियम एंड पोटेशियम पंप, या फिर ये भी याद रख सकते हो जहां पर भी पंप वर्ड आएगा वहां पर एटीपी यूज होगा। दूसरा फंक्शन था पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? कोई भी एनर्जी यूज होती नहीं है, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में 3 तरह के मॉलिक्यूल फॉर्म हो सकते हैं। अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा। फैसिलिटेटेड मतलब क्या? कि भाई कोई भी चीज के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होगा, कोई भी एक टनल के थ्रू, चैनल के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होगा। अगर वाटर है तो वाटर किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। अगर कोई न्यूट्रल सोल्यूट है, ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूट, तो वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? डिफ्यूजन के थ्रू। बच्चों ये याद रखना है, अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो वो ट्रांसपोर्ट होगा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अगर वाटर है तो वो ट्रांसपोर्ट होगा ऑस्मोसिस के थ्रू। और अगर न्यूट्रल सोल्यूट है तो वो ट्रांसपोर्ट होगा डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया 2 तरह के फंक्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हमें बात करनी है कंपोनेंट्स। मेनली जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहला कंपोनेंट हम देखते हैं लिपिड। जो लिपिड है वो बाइलेयर्ड है। बाइलेयर्ड मतलब 2 लेयर से बना हुआ होगा। कौन से तरह का उसमें लिपिड होगा? फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है, फॉस्फोग्लिसराइड प्लस कोलेस्टेरॉल। बच्चों ये याद रखना है कि जो लिपिड बाइलेयर है उसमें कौन सा लिपिड होता है? फॉस्फोग्लिसराइड प्लस कोलेस्टेरॉल। अब जो फॉस्फोबाइलेयर है, ठीक है, उसमें फॉस्फेट जो लिपिड है उसमें 2 पार्ट होंगे, एक होगा पोलर हेड, दूसरा होगा नॉन पोलर टेल। अब जो पोलर हेड है वो आउटसाइड होगा, नॉन पोलर टेल है वो इनर साइड होगी। यहाँ पर डायग्राम दिखाइए बच्चों। जो पोलर हेड ये पूरा है लिपिड का एक मॉलिक्यूल। जो लिपिड में जो ऊपर की तरफ जो हेड है राउंड, वो है पोलर हेड, और जो नीचे की तरफ है वो है नॉन पोलर टेल, जो किससे बना हुआ होता है? कार्बोहाइड्रेट या फिर हाइड्रोकार्बन से बना हुआ होता है, ठीक है। ये हो गया लिपिड कंपोनेंट के बारे में। अब दूसरा कंपोनेंट था कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेनली जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी आउटर सरफेस पर होगा। तीसरा जो है वो है प्रोटीन। प्रोटीन 2 तरह के होते हैं उसमें, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। मतलब क्या है इंटीग्रल प्रोटीन? मतलब क्या? पार्शियली और टोटली बरीड इन मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, या तो पूरा मेम्ब्रेन के अंदर घुस चुका होगा या फिर थोड़ा सा ही घुसा होगा, बरीड, ठीक है, थोड़ा सा ही बरीड हुआ होगा तो उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। या फिर पेरिफेरल, जो सिर्फ सरफेस पर होगा उसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। 2 तरह के प्रोटीन होंगे। और ये कहां पर यूज होता है? कोई भी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में यूज होता है। कोई भी मॉलिक्यूल जो चैनल थी ना, वो चैनल कौन प्रोवाइड करेगा? इंटीग्रल प्रोटीन प्रोवाइड करता है। क्लियर यहां तक? ओके। अब हमें बात करनी है कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर, उसका मॉडल किसने दिया था, ठीक है। तो सबसे पहला उसका एक जो मॉडल, तो बहुत सारे दिए थे बच्चों, उसमें से सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेबल मॉडल था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, विच इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। जो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। उसके फंक्शन क्या थे? वो सेल ग्रोथ में यूज हो सकता था, ठीक है। सेल ग्रोथ जो हो रही है वो किसकी मदद से हो सकती थी? सेल मेम्ब्रेन की मदद से। क्यों? नाम में आंसर है बच्चों, फ्लूइड। उसने क्या बताया था कि जो बाइलेयर, लिपिड की बाइलेयर बनी हुई होंगी, 2 लेयर बनी हुई होंगी, एंड जो फ्लूइड शेप में होगी। फ्लूइड मतलब इजीली स्ट्रेचेबल हो सकती है, ठीक है। तो सेल ग्रोथ में वो यूज हो सकती है, सिक्रीशन में हेल्पफुल हो सकती है। एंडोसाइटोसिस मतलब क्या? किसी भी चीज को अंदर लेना। सेल डिवीजन में यूज हो सकती है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन, जब भी 2 सेल बनेंगे वहां पर इंटरसेल्युलर जंक्शन बनेगा, वहां पर भी ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूज हो सकती है। ये किसके अकॉर्डिंग था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग था, ठीक है। यहां पर आपको डायग्राम दिख रही है जहां पर जो 2 लेयर है, ऊपर का और जो नीचे का लेयर, वो लिपिड से बना हुआ होता है, इसीलिए उसको लिपिड बाइलेयर के नाम से जाना जाता है। जो अपर सरफेस पर आप देख रहे हो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, वो है हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बोहाइड्रेट भी आप कह सकते हो उसे। अब वो ग्लूकोज के साथ, ठीक है, या फिर प्रोटीन के साथ कनेक्ट होगा तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन, अगर लिपिड के साथ कनेक्ट होगा तो उसको ग्लाइकोलिपिड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर जो बीच में आप प्रोटीन दिख रहे हो, जो पूरे लिपिड में, जो पूरे मेम्ब्रेन में घुस चुका है, ठीक है, वो है इंटीग्रल प्रोटीन, और जो सरफेस पर है वो है पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। तो ये हो गया पूरा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं, चलो। ओके बच्चों,
तो अब हमें देखना है सेल वॉल के बारे में, ठीक है। अब डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन वाली सेल वॉल देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया से। अगर बैक्टीरिया है तो उसके अंदर सेल वॉल होगी पेप्टिडोग्लाइकेन की। अगर फंगस है तो उसके अंदर होगी काइटिन की। अगर आल्गी है तो उसके अंदर गैलेक्टन्स, मैनन, सेल्यूलोज की भी हो सकती है। उसी के साथ एक स्पेशल टाइप ऑफ मिनरल्स होगा जो बना हुआ होगा कैल्शियम कार्बोनेट से। ये PYQ का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि भाई कौन सा मिनरल्स होता है आल्गी की सेल वॉल के अंदर, तो आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब प्लांट की बात करें तो प्लांट में सेलुलोज से भी बनी हुई हो सकती है, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन या फिर कुछ स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन भी कभी कभी हो सकता है, ठीक है। यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है जो सबको शायद पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है कि सेल वॉल जो है वो एनिमल के अंदर हमें देखने को मिलती नहीं है, सिर्फ प्लांट, आल्गी, फंगस, बैक्टीरिया के अंदर ही हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेल वॉल की टाइप। कितनी तरह की सेल वॉल होती है? मेजरली दो तरह की होती है, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल है विच इज केपेबल टू ग्रोथ, मतलब वो डिवाइड होकर डिवीजन की एबिलिटी अपने पास रखती है एंड वो ग्रोथ कर सकती है, ठीक है, कैपेबल टू ग्रोथ। सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, ठीक है, जो मेजरली कहां पर फाउंड होती है? कोई भी प्लांट सेल है, यो यंग प्लांट सेल है, ठीक है, जो भी प्लांट छोटा है, यंग है, तब जो सेल वॉल होगी उसके पास वो कौन सी होगी? प्राइमरी सेल वॉल। दूसरी होती है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म्ड इनर साइड ऑफ सेल, जहां पर भी प्राइमरी सेल होगी। चलो अब सेल जब मैच्योर हुआ, ठीक है, मैच्योर हो गया, तो मैच्योर होने के बाद जो प्राइमरी सेल वॉल और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, तो दोनों के बीच में कौन फॉर्म होगा? सेकेंडरी वॉल। क्लियर यहां तक? अब बात करते हैं सेल वॉल के फंक्शन की। सेल वॉल कौन कौन से फंक्शन करती है? प्रोवाइड अ शेप, एक सेल को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने का काम सेल वॉल करेगी। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, अब सबसे बाहर का लेयर है, ठीक है, तो वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी। हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, जब भी कोई दो सेल मिलेंगे, मान लो ये सेल है, सेल का आउटर मोस्ट लेयर क्या हो गया? सेल वॉल। तो मान लो एक सेल दूसरे सेल से मिलेगा, कंबाइन होगा, तो सबसे पहले कौन सी चीज कांटेक्ट में आएगी? सेल वॉल। तो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये सब चीजें किसके बारे में हो गई? सेल वॉल के बारे में हो गई। और एक बात याद रखना है कि जो सेल है, सेल वॉल है, वो नॉन लिविंग है एंड रिजिड है, मतलब उसमें कोई भी चेंज किया जा सकता नहीं है। नॉन लिविंग एंड रिजिड मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं है। क्लियर इतना? तो ये हो गया सेल वॉल के बारे में। अब हमें पढ़ना है सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, उसके फंक्शन क्या है, उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब क्या? एंडो मतलब अंदर, मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ चीज हो रही है उसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो पर्टिकुलर रिलेटेड है एक फैक्ट्री के साथ। मान लो कोई एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में कैसे डिफरेंट यूनिट होते हैं। एक यूनिट होता है जो सिर्फ प्रोडक्शन करता है, एक यूनिट जो होता है वो सिर्फ पैकेजिंग का काम करता है, लेबलिंग का काम करता है, एक यूनिट जो वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एक यूनिट जो स्टोरेज का काम करता है। वैसे ही सेल के अंदर एक पूरी फैक्ट्री लाइक सिस्टम बनी हुई है जिसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इट इंक्लूड ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ठीक है। ये चार चीजें, जो चार ऑर्गेनल्स है, ये किस में यूज होती है या फिर ये इंक्लूड किस में होती है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, ठीक है। क्यों ये चार ही क्यों, और कोई क्यों नहीं? क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आप सबको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड सिंथेसिस करती है एंड जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है। मतलब लिपिड एंड प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोडक्शन कर रही है। गोल्गी बॉडीज क्या करेगी? मान लो फैक्ट्री में कोई चीज प्रोडक्ट हो गई, चलो अब क्या करना है? उस प्रोडक्ट हुई चीज को हमें पैकेजिंग करना होगा, पैकेजिंग करना पड़ेगा ना। तो पैकेजिंग और लेबलिंग का जो काम है वो कौन करेगा? गोल्गी बॉडीज। जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है उसको पैकेज करने का काम, या फिर पैकेज के साथ ही में उसको कौन से फॉर्म में या फिर कौन से फंक्शन में यूज करना है उसके अकॉर्डिंग उसको लेबलिंग देने का जो काम है वो कौन करेगा? गोल्गी बॉडीज।
ठीक है, या फिर वो ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन में यूज होगा, ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन में यूज होगा, ठीक है, वो सभी चीज करने का काम जो है वो कौन करेगी, गोल्गी बॉडीज या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स करती है। फिर आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो है वो एक डीजनरेशन या फिर डाइजेशन का काम करती है। क्यों? क्योंकि मान लो ये सब चीजें बन रही है तो साथ में कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट भी बनेगी ना, जो हमारे कोई काम की नहीं है, उसको डाइजेस्ट करने का काम, रिमूव करने का, तोड़ने का जो काम है वो कौन करेगा, लाइसोसोम्स। क्यों? क्योंकि उसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो किसी भी चीज को तोड़ सकता है। तू कौन मैं कौन, उसके सामने जो भी आया उसको तोड़ देंगे। कभी कभी तो वो खुद को ही तोड़ देता है, इसीलिए उसको सुसाइडियल बैग के नाम से भी जाना जाता है। फिर है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करती है, स्टोरेज का काम करती है, जो भी चीज बनी उसको स्टोर करने का काम करती है। मतलब ये सारी चीज कंबाइन में एक फैक्ट्री के थ्रू काम कर रही है, इसीलिए उसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम आर नॉट part of endomembrane system as their function are not coordinate with ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, उसके फंक्शन ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसके साथ रिलेटेड नहीं है, इसीलिए उसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट या फिर हिस्सा गिना जाता नहीं। याद रखना है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मेनली 4 ऑर्गेनल्स होती है। सबसे पहले कौन होगी, जो प्रोडक्शन करती है, कौन प्रोडक्शन करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा पैकेजिंग एंड लेबलिंग का काम जो कौन करती है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। थर्ड वन में क्या होता था कि भाई कोई भी अनवांटेड प्रोडक्ट बनी उसको रिमूव करना, डाइजेस्ट करने का जो काम है वो कौन करेगा, लाइसोसोम। तो थर्ड वन इज लाइसोसोम्स। एंड फोर्थ वन, जो भी चीज बनी है उसको स्टोर करने का काम है वो कौन करेगा, वैक्यूल्स। ये मेनली 4 ऑर्गेनल्स किसमें आएगी, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। अब सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर कितनी ऑर्गेनल्स है, मेनली 3 तरह की ऑर्गेनल होती है। सेल के अंदर एक ऐसी मेम्ब्रेन होगी, एक टाइप ऐसा होगा जिसमें सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होगा। मतलब कोई भी ऑर्गेनल है उसके अराउंड सिर्फ एक मेम्ब्रेन है, तो उसको बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। कौन कौन सी होंगी, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। ये याद रखना है, कौन कौन सी, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ ऐसी होगी जो नॉन मेम्ब्रेनस होगी, मतलब जिसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन होगा नहीं। ऐसी 2 है, रिबोसोम एंड सेंट्रोइड्स। ठीक है, एक मेम्ब्रेन किसमें होगा, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर। ऐसी कौन सी ऑर्गेनल है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगा, तो रिबोसोम एंड सेंट्रोइड्स। अब कुछ ऐसी ऑर्गेनल्स है जिसमें 2 मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि डबल मेम्ब्रेन। कौन कौन सी होगी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। जो भी प्लास्टिड है, फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट है तो वो भी डबल मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन होता है, एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो अब हमें एक एक करके सब ऑर्गेनल के बारे में पढ़ना है। चलो ओके, तो अब जो हमारी पहली ऑर्गेनल्स है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है विच इज डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। मतलब जो इंटरसेलुलर स्पेस मतलब सेल के अंदर जो जगह है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, कैसे डिवाइड करेगी, तो ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल क्या है, आप डायग्राम में देखो, आपको यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम दिख रही है। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं ल्यूमिनल, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल विच इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 हिस्सों में उसको डिवाइड करती है, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है विच इज लेक्स रिबोसोम, सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन। वो क्या करती है, जो रिबोसोम्स है वो तो होगा नहीं उसके सरफेस पर, और जो रिबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, तो क्या सिंथेसिस करेगी, लिपिड का सिंथेसिस करेगी, एज वेल एज लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन का भी सिंथेसिस करती है, SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों स्मूथ बोला, क्योंकि उसकी सरफेस पर कोई भी रिबोसोम होता नहीं। आपको यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर दिखा है, कहीं पर भी आपको रफ स्ट्रक्चर दिखेगा नहीं। क्यों, क्योंकि उसकी सरफेस पर कोई भी रिबोसोम है नहीं। अब बात करते हैं RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या होगा कि रिबोसोम प्रेजेंट होगा, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब रिबोसोम प्रेजेंट है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होगा। क्लियरली यहां तक, ठीक है, डायग्राम दोनों में आपको दिखाया गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस क्या है।
फिर दूसरी जो हमारी ऑर्गेनल्स है वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में क्या होगा, फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी बॉडीज। जब भी जो गोल्गी बॉडीज है वो पैकेजिंग का काम करेगी तब जो है किसका फॉर्मेशन होता है, लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। वेरी रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ज्यादा होंगे, और जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो डाइजेशन का काम करते हैं, एसिडिक पीएच की रिक्वायरमेंट होगी उसको। तो जब भी ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे मतलब एसिडिक मीडियम होगा, एसिडिक पीएच होगी। These enzyme digest unwanted things। जो लाइसोसोम्स है वो क्या करता है, सेल में जो भी अनवांटेड थिंग्स जो प्रोड्यूस हुई उसको डाइजेस्ट करने का जो काम है वो कौन करेगा, लाइसोसोम्स करेगा। पर कभी कभी क्या होता है कि उसकी आता माजी सटकली बच्चों, मतलब वो खुद ही खुद को मारने लगेगा। ठीक है, वो अनवांटेड प्रोडक्ट को तो मार ही रहा है, साथ में खुद ही खुद को मारेगा। जिस सेल में है उसी सेल की अलग अलग जो ऑर्गेनल्स है उसको भी मार डालेगा, इसीलिए उसको सुसाइडियल बैट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको उसकी डायग्राम दिखाई दी गई। ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्गी बॉडीज। ठीक है, और उसकी बाद की सारी ऑर्गेनल्स जो हम देखते हैं। चलो, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस इन 1898 Camillo Golgi observed a densely stained reticular structure near the nucleus, which later named Golgi bodies। मतलब इन 1898 में कैमिलो गोल्गी नाम का जो साइंटिस्ट था उन्होंने न्यूक्लियस के पास एक डेंसली स्टेन जो है वो चीज ऑब्जर्व की और उसने नाम दिया था उसको गोल्गी बॉडीज। ठीक है, उसकी साइज क्या होगी, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। फंक्शन पैकेजिंग, हम सब जानते हैं कि गोल्गी बॉडीज क्या करती है, पैकेजिंग करती है। साथ ही में इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, जो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड में जो सिंथेसिस हो रहा है उसमें भी बहुत उसका इंपॉर्टेंस है। तो मेजरली ये दो फंक्शन है, पैकेजिंग का काम करेगी एज वेल एज ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस में भी वो हेल्प करेगी। कंटेन मेनी फ्लैट डिस्क शेप सेक्स विच इज कॉल्ड सीस एंड ट्रांस। ठीक है, एक छोटी छोटी सेक डिस्क सेक जैसी होंगी जिसको बोलते हैं सीस एंड ट्रांस। अब गोल्गी बॉडीज का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर, अगर जो ऊपर की तरफ, ठीक है, स्टार्टिंग में जो कोई ट्यूब लाइक या फिर सेक दिख रही है वो है सीस, और जो नीचे की तरफ आपको सेक दिख रही है वो है ट्रांस। ठीक है, तो सबसे पहले होगा क्या, जो भी मटेरियल है, ठीक है, वो कहां पर सिंथेसिस होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस हुआ। अब वो कहां पर जाएगा, सीस में जाएगा। ठीक है, सीस के बाद वो कहां पर जाएगा, ट्रांस में जाएगा। ठीक है, तो ये एक पाथवे है पूरा, सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद सीस में जाएगा और लास्ट में कहां से बाहर निकलेगा, ट्रांस से बाहर निकलेगा, क्योंकि वो गोल्गी बॉडीज का एपरेटिस है, पूरा पैकेजिंग करके वो बाहर निकालेगा। ठीक है, क्लियर। अब बारी देखते हैं वैक्यूल्स की। ठीक है, जो वैक्यूल्स है उसमें क्या होगा, जो वैक्यूल्स जो है विच इज बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अगर वैक्यूल्स है उसके अराउंड एक सिंगल मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, अगर सिंगल मेम्ब्रेन है तो वैक्यूल्स को क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट। कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूज्ड फॉर सेल। बहुत सारी चीजों को वो क्या करता है, स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल वाटर को, एक्सेसरी प्रोडक्ट को, जो कोई भी अनवांटेड प्रोडक्ट है उसको स्टोर करने का काम करेगा। ऑक्यूपाई अप टू 90%। ठीक है, वो पूरे सेल का 90% तक हिस्सा जो है वो कवर करता है। प्लांट के अंदर मेजोरिटी, ह्यूमंस या फिर एनिमल के अंदर थोड़ा वो हिस्सा कम होगा। कंसंट्रेशन इज हायर देन द वैक्यूल्स, हायर इन वैक्यूल्स देन द साइटोप्लाज्म। मतलब कंसंट्रेशन जो वैक्यूल्स की है वो हायर होगी, किसकी कंपैरिजन में, कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में वैक्यूल्स जो है उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि कोई भी मटेरियल अंदर चला गया, चलो अब वो बाहर ना आ सके, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, वो फ्लो करना होता है। तो कोई भी मटेरियल ज्यादा अपने हिसाब से अंदर ना जा सके, अपने हिसाब से बाहर ना आ सके, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वैक्यूल्स में हमें देखने को मिलता है। तो हमारी जो नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, नंबर ऑफ पर सेल, नंबर पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। पहले माइटोकॉन्ड्रिया है ये समझो, कोई भी चीज हमें करनी है, कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करती है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके नंबर्स जो है, कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे किस सेल में, ये डिपेंड करते हैं सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर। कैसे, मान लो कोई सेल है, दो सेल,
एक सेल को ज्यादा एक्टिविटी करनी है, एक सेल को कम एक्टिविटी करनी है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके पास ज्यादा होगा, जिसको ज्यादा एक्टिविटी करनी है, ठीक है। उसको एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, एज वेल एज एनर्जी मतलब क्या, एटीपी। एनर्जी ज्यादा मतलब एटीपी ज्यादा, तो एक सेल के पास एटीपी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होंगे, क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है। एक के पास माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे, क्योंकि उसको एक्टिविटी क्या करनी है, कम करनी है। मतलब ये किस पर डिपेंड होगा कि कितने नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, डिपेंड ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, कितनी एक्टिविटी सेल को करनी है। दूसरा, उसका शेप कैसा होता है, सॉसेज टाइप या फिर सिलेंड्रिकल इन शेप होगा, डायग्राम में आपको दिख रहा है। साइज क्या होगी, 0.2 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, 3 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ये जो आपको साइज है वो याद रखनी है। कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स, जिसके अंदर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स मतलब खाली जगह। एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक खाली जगह होती है, जिसमें क्या क्या होगा, सर्कुलर डीएनए होता है, फ्यू आरएनए होंगे, 70s टाइप का रिबोसोम होगा, ठीक है। ये मेनली तीन चीजें होंगी किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। फिर बात करते हैं फंक्शन, मेनली फंक्शन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। उससे एक फायदा क्या होगा, उससे दो चीज बनती है, एक तो बनेगा हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। जो ऑक्सीजन बनता, ऑक्सीजन हम लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, प्लस साथ ही में क्या रिमूव होगी, एनर्जी जो है, एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होगा। सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। अब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ सेल। फिर था डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थी उसमें एक मेम्ब्रेन था, ठीक है। बट यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें कितने मेम्ब्रेन होंगे, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होंगे, 2 कंपार्टमेंट, ठीक है, जिसमें 2 कंपार्टमेंट होंगे, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट जो है मतलब बाहर का जो लेयर है, आपको डायग्राम में दिख रहा है, बाहर का लेयर क्या कर रहा है, एक लिमिटिंग सरफेस तैयार कर रहा है ना, कि ये प्रॉपर इसी लिमिट में होगा, इससे बाहर ये जा सकता नहीं है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर जो कंपार्टमेंट है वो लिमिटिंग बाउंड्री को तैयार करता है। एंड जो इनर है, इनर मेम्ब्रेन है या फिर इनर कंपार्टमेंट है, वो क्या करेगा, फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है उसकी जैसे अंदर इनफोल्डिंग करेगा, जिसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्यों ये इनफोल्डिंग की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज कर सके, ठीक है। मान लो एक सीधी लाइन है, सीधा सरफेस है, और उसकी जगह पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाला कुछ है, तो दोनों में से सरफेस एरिया किसका बढ़ जाएगा, जो प्रोजेक्शन वाला है इसका, ठीक है। तो प्रोजेक्शन एरिया या फिर एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाने के लिए ये क्रिस्टी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो डायग्राम में आपको क्लियरली दिख सकता है। ओके, तो इसके बाद हमें देखना है क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड के बारे में। अब प्लास्टिड क्या है ये समझो पहले। प्लांट में अगर किसी भी चीज को कलर देना, ठीक है, कलरेशन के लिए कोई भी पिगमेंट रिक्वायरमेंट होगा, वो क्या है, प्लास्टिड। प्लास्टिड का जो मेन फंक्शन है वो रिलेटेड इसी के साथ है कि वो कलरेशन देता है, मेन फंक्शन कलरेशन है। उसी के साथ में कुछ प्लास्टिड जो है वो स्टोरेज का काम भी करते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो ये जो प्लास्टिड था, तो प्लास्टिड की टर्म सबसे पहले किसने दी थी, हैकल ने दी थी, ठीक है। प्लास्टिड टर्म वाज फर्स्टली गिवन बाय हैकल। इट फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एक्सेप्ट बैक्टीरिया, फंगस एंड ब्लू ग्रीन आल्गी, ठीक है। वो सभी प्लांट में हमें देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट बैक्टीरिया में नहीं होगा, फंगस में नहीं होगा, एज वेल एज ब्लू ग्रीन आल्गी में नहीं होगा, ठीक है। तो जो प्लास्टिड है, अब जो प्लास्टिड भी 3 तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट विच इज कलरलेस, जो कोई भी कलर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कोई भी कलर नहीं देगा, फॉर एग्जांपल व्हाइट कलर होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर के लिए रिक्वायरमेंट है, एंड जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर्ड, ग्रीन कलर के अलावा जो भी कलर्स है वो कौन देगा, क्रोमोप्लास्ट देगा, ठीक है। अगर कोई भी प्लांट के अंदर सब्सटेंस अगर कलरलेस है, ठीक है, या फिर व्हाइट कलर है, तो उसके लिए रिक्वायर कौन होगा, ल्यूकोप्लास्ट। ग्रीन कलर है तो उसके लिए रिक्वायर होगा क्लोरोप्लास्ट, एंड ग्रीन के अलावा कोई कलर है तो उसके लिए रिक्वायर होगा क्रोमोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट है, चलो ये दोनों तो कलरेशन का काम कर रहे हैं, ये तो कलरलेस है, कलर देने का काम ही नहीं कर रहा, तो ये काम क्या करेगा, जो ल्यूकोप्लास्ट है विच इज यूज फॉर स्टोरेज, जो स्टोरेज का काम करता है। 3 तरह के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड इलेयोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड एलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एल्यूरोप्लास्ट है वो प्रोटीन को स्टोर करता है, एंड जो एलियोप्लास्ट है वो फैट्स एंड ऑयल को स्टोर करता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। एमाइलोप्लास्ट विच इज स्टोर स्टार्च, एल्यूरोप्लास्ट विच इज स्टोर प्रोटीन, एंड एलियोप्लास्ट विच इज स्टोर फैट्स एंड ऑयल।
क्लियर इतना। अब जो क्रोमोप्लास्ट है वो डिफरेंट कलर देता है, उसके लिए उसके अलग अलग जो पिगमेंट्स है, प्लास्टिड है, वो कौन कौन है, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन। जो कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल है विच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑरेंज एंड येलोइश कलर, फाइकोइरिथ्रिन रिक्वायर्ड फॉर रेड कलर एंड फाइकोसाइनिन वाज रिक्वायर्ड फॉर ब्लू कलर। ठीक है, तो ये प्लास्टिड में एक पर्टिकुलर टर्म ये हमने पढ़ा ना कि जो क्लोरोप्लास्ट है, अब इसके बारे में पढ़ना है कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी शेप लेंस शेप भी हो सकती है, डिस्कोइड भी हो सकती है, ओवल, स्फेरिकल, रिबन शेप, मतलब वो वेरिएशन है। साइज 5 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ, 2 to 4 माइक्रोमीटर इन विड्थ, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया के कंपैरिजन में बड़ा होगा। स्ट्रोमा कंटेन 70s रिबोसोम्स, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। मतलब याद करो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में अभी हमने पढ़ा था कि उसमें डीएनए होता है, रिबोसोम होता है, इसमें भी पढ़ा हमने कि उसमें डीएनए होता है, रिबोसोम होता है। तो ऐसी सेल के अंदर सिर्फ 2 ही ऑर्गेनल्स है जिसके पास खुद का डीएनए है। पहली हमने पढ़ी थी माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरी हमने पढ़ी क्लोरोप्लास्ट। तो इसके पास, ये दोनों ऑर्गेनल्स के पास बच्चों खुद का डीएनए है, इसीलिए उसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल से नाम से जाना जाता है। याद रखना बहुत जरूरी है। कौन सी 2 सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स से, फर्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड वन इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब जो स्ट्रोमा है, अब जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में मेनली 2 रीजन होते हैं, एक होता है स्ट्रोमा एंड दूसरा होता है ग्रेना। ठीक है, यहाँ डायग्राम देखो, आपको ऊपर डायग्राम दिख रही है। ठीक है, जो डायग्राम में जो आपको बीच में खाली जगह दिख रही है वो है स्ट्रोमा, या फिर उसको मैट्रिक्स भी कह सकते हो। और बीच बीच में जो एक स्टेक ऑफ कॉइन जैसा आपको दिख रहा है ना, मान लो एक कॉइन की पूरी आपको एक बिल्डिंग जैसा पूरा स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है, तो वो है ग्रेनम। अगर ग्रेनम की आपने एक यूनिट ले ली, सिंगल एक यूनिट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं थाइलेकोइड। पूरी अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का अगर एक आपने फ्लोर ले लिया तो वो है थाइलेकोइड। ठीक है, पर अगर पूरी बिल्डिंग है तो वो है ग्रेनम। और 2 ग्रेनम को जोड़ने का जो काम है वो करेगी ग्रेनम लेमेले। ठीक है, ये याद रखना है डायग्राम में से आपको। फिर ये जो स्ट्रोमा है उसमें डार्क रिएक्शन होती है एंड जो ग्रेना है उसमें लाइट रिएक्शन होती है। और जो डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन है वो किसका पार्ट है, फोटोसिंथेसिस का। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में मेनली 2 रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहां पर होगी, स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन कहां पर होगी, ग्रेना। इन पर्टिकुलर कहां पर होगी, तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जो ग्रेना में होता है। नंबर्स, अब हर जगह पर सेम नंबर क्लोरोप्लास्ट हो ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लेमिडोमोनास जो है उसमें एक सेल में सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा, बट जो मेसोफिल सेल है उसमें 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट इन 1 सेल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब जो हमें पढ़ना है वो है रिबोसोम के बारे में। तो अब ये जो रिबोसोम्स है हमने आगे भी पढ़ा था, जब एक ऑर्गेनल के बारे में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनल 3 तरह की होती है। एक तो एक मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो उसमें जो रिबोसोम्स है उसके अराउंड, ठीक है, उसके सराउंड कोई भी मेम्ब्रेन होंगी नहीं, विच इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। फर्स्ट विच इज ऑब्जर्व बाय जियोर्ज पेलारे। ठीक है, जो जियोर्ज पेलारे नाम का साइंटिस्ट था, सबसे पहले ये उसने ऑब्जर्व की थी। यूज इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो मेनली कहां पर यूज होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। 2 तरह के उसके टाइप्स है, 70S एंड 80S। 70S है जो 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, 50S प्लस 30S, जो विच इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, मोस्टली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज ह्यूमन सेल, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी ये होता है। 80S जो है वो 2 यूनिट सब यूनिट से बना है, 60S प्लस 40S, जो यूकैरियोटिक सेल में ही हमें देखने को मिलता है। अब जो इन प्रोकैरियोटिक सेल इट एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फ्री इन साइटोप्लाज्म। अब ये 70S जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है वो कहां पर होगा, एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच में होगा, एज वेल एज फ्री इन साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री भी होगा, फ्री कहीं पर भी होगा वो। इन यूकैरियोटिक सेल इट इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां पर थोड़ा ट्रिक है, जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिबोसोम होता है वो होता है 70S टाइप का, ये याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिबोसोम्स है वो है 70S टाइप का, बट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER के अंदर है वो है 80S टाइप का। ठीक है, आपको पूछेंगे कि कौन सा ऐसा यूकैरियोटिक सेल, और एल्स आपको पूछेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें कौन से टाइप का रिबोसोम देखने को मिलता है, विच इज 80S टाइप। क्लियर? ठीक है, अब हमें देखना है साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन। अब जो साइटोस्केलेटन है वो है क्या, मान लो एक पूरा दीवार है, ठीक है, या फिर आपको पूरा एक घर बनाना है, छत बनानी है, तो आप क्या करोगे, पूरा एक पहले जो सरिये डालकर जो रॉड है
मेटल की रॉड है, वो सरिया डालकर आप पूरा एक बेस प्रोवाइड करोगे ना, फिर उसके ऊपर कंक्रीट, सीमेंट और वो सब डालोगे, ठीक है। तो जो सलिए है वो क्या काम कर रहे हैं, उसको बेस प्रोवाइड कर रहे हैं ना। वैसे ही जो साइटोस्केलेटन है, फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस की बात करो, चलो हमारा जो स्केलेटन है वो हमें क्या कर रहा है, एक बेस प्रोवाइड कर रहा है ना। मान लो अगर स्केलेटन निकल गया तो हम सीधे रह ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसे ही अगर सेल का स्केलेटन की बात करें तो वो है साइटोस्केलेटन। वो सेल को एक बेस प्रोवाइड करता है। किससे बना हुआ होता है? विच इज मेड फ्रॉम माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना हुआ होता है। 3 चीजों से बना हुआ होता है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मोटिलिटी, मोटाइलिटी मतलब मूवमेंट के लिए वो हेल्प करता है। मेंटेन अ शेप ऑफ सेल, जो सेल का शेप है उसको मेंटेन करने का काम भी कौन करता है? साइटोस्केलेटन करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है? तो पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, सेंट्रोसोम विच इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, जो प्लांट सेल में हमें देखने को मिलता नहीं है, ठीक है। जो सेंट्रोसोम्स है वो 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रोइल्स आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरिसेंट्रोइल्स मटेरियल, ठीक है। अब दो सेंट्रोइल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मान लो ये पहला सेंट्रोइल्स, ये दूसरा सेंट्रोइल्स, ये एक दोनों परपेंडिकुलर होंगे और इसके अराउंड, ठीक है, एक पेरीफेरल जो मटेरियल होगा, पेरीसेंट्रल मटेरियल होगा, वो सराउंडेड होगा इसके अराउंड। फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बेजल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। जो सिला एंड फ्लैजेला है उसकी बेजल बॉडी जो प्रोवाइड करनी है वो कौन करेगा? सेंट्रोसोम्स करेगा। साथ ही में अगर एनिमल सेल के अंदर डिवीजन करना है, ठीक है, तो डिवीजन करने के लिए भी एक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, वो कौन करता है? सेंट्रोसोम्स करता है। मेनली 2 फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ बेजल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है। तो अब हमें जो पढ़ना है वो सिला एंड फ्लैजेला के बारे में पढ़ना है। चलो ओके, तो अब जो सिला एंड फ्लैजेला है, जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था ना, पीली एंड फिम्ब्री, ऐसे यूकैरियोटिक सेल में होता है सिला एंड फ्लैजेला। सिला इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर वर्क लाइक ऑर्स, ठीक है, जो छोटी स्ट्रक्चर होती है एंड विच इज वर्क लाइक ऑर्स, जो एक ऑर्स के जैसे मूव करती है। ऑर्स मतलब क्या? मान लो आप एक नाव में बैठे हो, ठीक है, नाव में बैठे हो तो आप क्या कर रहे हो कि उसको पानी को ऐसे पीछे धकेलते हो ना, मतलब क्या कर रहे हो, आपकी नाव आगे जा रही है, पर कैसे? जब आपने पानी को पीछे धकेला तब, ठीक है। जब दोनों साइड से एक ही साथ होगा तो ही होगा ना, एक आगे धकेल रहा है एक पीछे धकेल रहा है, तो ऐसे तो नाव नहीं मूव कर पाएगी। ऐसे ही सिला जो है, जितनी भी सिला होगी वो सभी एक साथ एक डायरेक्शन में मूव करेगी, तो उसको बोलते हैं वर्क लाइक ऑर्स। इट डेवलप फ्रॉम बेजल बॉडी। अब सिला हो, फ्लैजेला हो, पिम्ब्री हो, पिलाई हो, सभी डेवलप कहाँ से होती है? बेजल बॉडी, जो उसका नीचे का जो पार्ट होता है वहां से डेवलप होती है। एंड जो सिला एंड फ्लैजेला की बेजल बॉडी है वो डेवलप कौन करता है? हमने आगे पढ़ा था ना, सेंट्रोइल्स या फिर सेंट्रोसोम्स, वहां से। फिलामेंट कॉल्ड एक्सोनोमी, मतलब जो भी फिलामेंट था ना सिला एंड फ्लैजेला का, जो भी फिलामेंट होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सोनोम के नाम से जाना जाता है। विच इज कंटेन नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, जिसके पास बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होगी। किस तरह से अरेंजमेंट होगी? 9+2 अरेंजमेंट होगी। 9+2 मतलब क्या? ठीक है, तो यहां पर डायग्राम में देखो, पेरिफेरल जो है वहां पर 9 अरेंजमेंट होगी माइक्रोट्यूब्यूल्स की, और जो सेंटर में 2 होंगे, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट होगी 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स की सिला एंड फ्लैजेला के अंदर, ठीक है। बट ऐसे ही अगर सेंट्रोल्स की बात करो तो सेंट्रोल्स में अरेंजमेंट होती है 9+0 की, ठीक है। याद रखना है सिला एंड फ्लैजेला में 9+2 की अरेंजमेंट है, एंड जो जो सेंट्रोइल्स है उसके अंदर 9+0 की अरेंजमेंट होगी। फ्लैजेला रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, या सिला हमने पढ़ा था ना, ये डायग्राम में देखो, सिला जो है या फिर फ्लैजेला है वो क्या करेगी? मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर सभी ऑप्शन में है, सिला है, फ्लैजेला है, फिम्ब्री है, सभी ऑप्शन में, तो आंसर क्या होगा? मूवमेंट के लिए रिक्वायरमेंट कौन है? फ्लैजेला। क्लियर? अब जो हमें पढ़ना है मेन टॉपिक सेल के बारे में वो है न्यूक्लियस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है ये सबको पता ही है। जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी पूरी बॉडी पर कंट्रोल करने का जो काम है वो कौन करता है? ब्रेन। ऐसे ही पूरे सेल पर ध्यान रखने का काम, कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस, विच इज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। अब उसने देखा कैसे? तो विच इज स्टेन बाय बेसिक डाइस, जो बेसिक नेचर में होगी उस डाइस से उसने स्टेन किया था। फर्स्टली जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन किसने बोला था उसको? तो फ्लेमिंग नाम का जो साइंटिस्ट था, विच इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। नॉर्मली 1 न्यूक्लियस पर सेल फाउंड, नॉर्मली एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बट कुछ ऐसे सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता नहीं है, विच इज आरबीसी एंड सिव सेल, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता
नहीं है। इट इज सराउंडेड बाय बाई लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अराउंड मेम्ब्रेन होगी, पर कितने लेयर की, 2 लेयर की, बाई लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ कंटेन पोर्स, जिसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होंगे। क्यों? क्योंकि मान लो मुझे कोई चीज न्यूक्लियस से बाहर लानी है या फिर न्यूक्लियस के अंदर ले जानी है, ठीक है, तो वो कहां से जाएगी? पोर्स के थ्रू जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के अंदर जैसे सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था ना, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस होगा एज वेल एज क्रोमेटिन होगा। अब जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन यानी विच इज रेफर टू क्रोमोसोम, ठीक है, तो उसमें डीएनए होगा, आरएनए होगा, प्रोटीन होंगे। प्रोटीन भी 2 तरह के होते हैं, हिस्टोजन प्रोटीन, नॉन हिस्टोजन प्रोटीन, तो ये सब होगा क्रोमेटिन के अंदर। तो अब न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस इज अ साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस। आरआरएनए यानी कि रिबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की साइट कहां पर होगी? न्यूक्लियोलस पे। विच इज ऑल्सो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरआरएनए की साइट है और वो हेल्प कहां पर होती है? प्रोटीन सिंथेसिस में वो हेल्प करता है, ठीक है। क्लियर यहां तक? अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रोमोसोम के बारे में हमें बेसिक चीजें पता है, विच इज अ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर में ये यूज होता है। मान लो एक कैरेक्टर है, उसको एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन में लेकर जाना है, तो वो लेकर जाने का जो काम है वो कौन करता है? क्रोमोसोम। नॉर्मली ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट। 4 टाइप के मेनली क्रोमोसोम होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक से देखते हैं, चलो। मेटासेंट्रिक सेंट्रोसोम्स एट मिडल। अब सेंट्रोसोम्स क्या है? सेंट्रोमियर क्या है? सॉरी, सेंट्रोमियर क्या है? तो सेंट्रोमियर क्या है? मान लो एक क्रोमोसोम है, ठीक है, आपको यहाँ पर क्रोमोसोम की डायग्राम दिख रही है। क्रोमोसोम है, उसके ऊपर है, नीचे की तरफ आर्म्स होगी जिसको क्रोमेटिन भी बोला जाता है, ठीक है। तो बीच में एक डिस्क शेप है जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर्स, ठीक है। तो जो सेंट्रोमियर है वो कहां पर होगा? मेटासेंट्रिक में मिडल में, बीच में होगा। अब बीच में है तो सीधी बात है कि ऊपर और नीचे की तरफ इक्वल आर्म होगी, तो ये हो गया मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्या है? तो जो बीच में था वो वहां से थोड़ा दूर चला जाएगा, बीच से थोड़ा दूर चला जाएगा, अवे फ्रॉम मिडल। कौन? सेंट्रोमियर, तो उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या होगा? एक्रोसेंट्रिक में होगा सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू एंड, मतलब 2 आर्म है, वहां पर एक आर्म जो है वो एंड होने की तैयारी में है, वहां पर होगा एक सेंट्रोमियर विच इज क्लोज टू एंड, जिसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। एंड टीलोसेंट्रिक में क्या होगा? विच इज सिचुएटेड एट टर्मिनल एंड, मतलब जहां पर क्रोमोसोम की एक आर्म एंड हो रही है वहां पर जो अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। जहां पर आपको यहाँ पर आपको चारों की डायग्राम दिख रही है। सबसे फर्स्ट वन इज मेटासेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर बीच में है। सेकंड वन इज सब मेटासेंट्रिक जिसमें अवे फ्रॉम मिडल है। थर्ड वन इज एक्रोसेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर है तो सिचुएटेड एट एंड, क्लोज टू एंड, ठीक है, तो एंड होने की एकदम नजदीक में वो है। टीलोसेंट्रिक में क्या है? सिचुएटेड एट टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, जो एंड पॉइंट में है, विच इज टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा सेल यूनिट ऑफ लाइफ बेसिक, ठीक है। ये सभी जो हमने पूरा इस लेक्चर में पढ़ा वो सभी बेसिक चीजें जो भी नीट लेवल के लिए रिक्वायरमेंट है वो सब हमने पढ़ ली है, ठीक है। अगर यही चैप्टर को हमने छोटे छोटे हिस्सों में पूरा डिटेल में पढ़े तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो सीधी बात है, जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही सीधी हमने डायरेक्ट बात की है, ठीक है। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हो सके उतना इसको मेमोराइज करिएगा, याद करिएगा, नोट्स बनाइएगा उसकी, ठीक है। और ऐसे ही दूसरे वीडियो के लिए हमारे चैनल सिंपल साइंस सॉल्यूशन को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।